नमस्कार मित्रों, मैं डी.आर. सारन और आप देख रहे हैं गुरु कृपा हिंदी पाठशाला। आज की इस प्रथम कालांश में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैंने आज सुबह इंट्रोडक्शन के दौरान बताया कि हम लोग गुरु कृपा हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से किन किन विषयों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज की जो बात की शुरुआत है हम लोग वो हिंदी ज्ञान के साथ ही करेंगे। चूँकि बता देना चाहता हूँ आपको मैं कि हमारी जो पढ़ाई शुरू हुई है, जब भी हम लोग स्कूल में गए, मैं मेरा कह सकता हूँ और मैं समझता हूँ आपके साथ भी वही हुआ होगा। जब हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो प्रथम बार जब हम लोग स्कूल में गए तो हमें हमारी स्लेट पर यह वर्ण लिख करके दिया गया, अर्थात हमारी पढ़ाई जो है वो इस वर्ण के साथ शुरू हुई और उससे लेकर आज तक न मालूम हमने कितनी बड़ी बड़ी बातें सीख ली। तो बड़ी बड़ी बातें तो हम सब लोग बहुत जानते हैं। हम लोग यहाँ छोटी छोटी बातें करेंगे। मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं और न ही ऐसा है कि आप कम विद्वान हैं। आप और हम सब की स्थिति ये है कि बहुत सारी बातें आप जानते हैं जिनको मैं नहीं जानता, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनको मैं जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते। मगर हम लोग आपसी चर्चा और वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग हिंदी भाषा की शुद्धता को लेकर, उसके व्याकरण को लेकर और तमाम तथ्यों को लेकर हम इस चैनल पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे किसकी, वर्ण के बारे में। क्योंकि कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे कोई अन्य कोई भाषा हो, उस भाषा की जो मूल इकाई है वो वर्ण है। इसलिए हम लोग जीरो से बात की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो बात कर रहे हैं किसकी, वर्ण की। वर्ण क्या होता है? वर्ण किसी भी भाषा की लघुतम इकाई है दोस्तों। वर्ण का मतलब है किसी भी भाषा की लघुतम, या उसको हम लोग कह सकते हैं अविभाज्य इकाई। लघुतम का मतलब होता है सबसे लघु, यानी सबसे छोटी इकाई, अर्थात ऐसी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं हो सकता, उसके खंड या उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो इकाई जो है वो वर्ण है। अर्थात वर्ण भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। परिभाषा के रूप में कहेंगे तो हम लोग यही कहेंगे, बट स्थिति यह है कि वर्ण का सिर्फ क्या हो सकता है, वर्ण का सिर्फ उच्चारण हो सकता है। इसलिए वर्ण का जो उपयोग है वो सिर्फ उच्चारण के लिए हो सकता है। मान लीजिए मैं लिखता हूं कि ये लिखा, मान लीजिए क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, आ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, ये लिखा आ, म, ये सभी क्या है, वर्ण है। दरअसल हमें जब व्यंजन लिखना हो तो उसको हम लोगों को हलंत से लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बात कही कि वर्ण जो होता है वो अविभाज्य इकाई होता है। लेकिन हम लोग इसको अगर म को इस रूप में लिखें तो हम लोग ध्यान देंगे तो ध्यान में आएगा कि इसका विश्लेषण हो सकता है म हलंत, म के साथ हल चिन्ह लगा करके हम लोग अ कर सकते हैं। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बात महत्वपूर्ण है कि म का विभाजन हो सकता है। इसलिए हमें जब मूल व्यंजन की जब बात करनी हो, जब वर्णमाला की बात करनी हो, तो हमें व्यंजनों को हल चिन्ह के साथ लिखना चाहिए। हल चिन्ह इसको इसलिए कहते हैं, हल चिन्ह का मतलब भी ये होता है किसी वर्ण के नीचे वर्ण हलंत लगा देने से वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो स्वर रहित हो जाता है। अर्थात हल चिन्ह लगाने का मतलब है कि उसमें स्वर का इस्तेमाल नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए हम लोग वर्ण की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक बार हलंत लगा के देख लें, लेकिन जब हलंत लगा देंगे तो उसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग सामान्य रूप में व्यंजनों को इस तरह भी लिखते हैं। तो जैसे आ है, म है, ये सारे क्या है, वर्ण हैं। तो वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, अविभाज्य इकाई है, जिसका और अधिक विभाजन हो नहीं सकता। उसका सिर्फ क्या हो सकता है दोस्तों, उच्चारण हो सकता है। लेकिन उच्चारण से भाषा पूरी नहीं हो जाती। इसलिए हम लोग जब इससे आगे बढ़ते हैं तो वर्णों से हम लोग किसका निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। और शब्दों से हम लोग किसका निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। अभी मैंने जो दो वर्ण लिखे हैं आ और म, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं
दोनों की सिरोरेखा अगर एक ही लगा दूं तो ये शब्द बन जाता है आम। और आम जो शब्द है उसका कोई न कोई अर्थ है। आम के एक से अधिक अर्थ भी हो सकते हैं। एक तो आम का मतलब एक फल होता है जिसको हम लोग खाते हैं, जिसको हम लोग एप्पल कहते हैं। सॉरी, एप्पल तो सेब होता है, मैंगो होता है जिसको हम लोग आम कहते हैं। लेकिन दूसरा एक आम का अर्थ और भी होता है। आम का मतलब साधारण, आपका मतलब सामान्य, अर्थात मैं एक आम आदमी हूँ। जैसे केजरीवाल जी आम आदमी हैं, वैसे ही वो आम जो है, आम का मतलब साधारण हो सकता है, आम का मतलब एक फल का नाम भी हो सकता है। तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। दरअसल आ और म का कोई अलग अर्थ नहीं था, उनका सिर्फ उच्चारण हो सकता था। जबकि आ म दोनों को जब मिलाया तो एक शब्द बन गया जिसका कोई न कोई अर्थ है। लेकिन इससे भी केवल अर्थ स्पष्ट होता है, भाव स्पष्ट नहीं होता। मैं इस वाक्य को लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैं आम खा रहा हूं। ये क्या हो गया? ये वाक्य बन गया दोस्तों। और वाक्य से क्या हो जाता है? वाक्य से भाव हो जाता है। ध्यान देना दोस्तों, शब्द का अर्थ होता है और वाक्य का क्या होता है? भाव होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी भाषा में उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। और अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है। और भाव की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य है। और हम जब लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने मन के विचारों को दूसरों के साथ पहुंचाने का काम जब हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वर्ण जो है वो लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, जबकि वाक्य जो है वो उस भाषा की पूर्ण इकाई है, क्योंकि इसमें अर्थ का भी स्पष्टीकरण होता है और इसमें बोलने वाले का भाव भी हमारे समझ में आता है। तो ये है वर्ण की बात। वर्ण क्या है? वर्ण शब्द और जो वाक्य की बात है, ये सामान्य जानकारी है। हम लोग आते हैं वर्ण पर। एक तो ये शब्द को ध्यान से देख लेना, मैंने जो लिखा है गुरु कृपा। एक तो ये बात ध्यान रखना कि गुरु में रू की मात्रा जो होती है ऊ की, वो छोटी होती है। कई बार हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने कभी र में जब ऊ की मात्रा लगती है, क्योंकि यहाँ फर्क है। जैसे हम लोग क के साथ लगाते हैं ना, तो इस प्रकार लगा देते हैं मात्रा, या इस प्रकार लगा देते हैं। लेकिन र के जो ऊ की मात्रा होती है वो नीचे नहीं लगती। कहाँ लगती है? पीछे की तरफ लगती है। कई लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि छोटी मात्रा लगाई या बड़ी मात्रा लगाई। तो इसका अंतर समझ लेना। ये तो है छोटी मात्रा। जब बड़ी मात्रा लगानी हो तो आपको इस प्रकार लगाना चाहिए। खैर, ये कोई हमारे कंसेप्ट का विषय नहीं, सामान्य बात थी, इसको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं। हम लोग जब वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण कितने होते हैं, ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है। अलग अलग वैयाकरण, मैं एक शब्द और बोल गया। क्या बोल गया मैं? वैयाकरण। ये एक शब्द और है। एक होता है व्याकरण। व्याकरण तो वो शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना, इसके संबंध में हमें जानकारी देता है। जबकि व्याकरण के जो जानकार लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, व्याकरण को समझने वाले जो लोग होते हैं, उनको हम लोग वैयाकरण कहते हैं। तो मैं वर्ण की संख्या की जब बात करता हूं तो ये आंकड़ा आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है। इसका पूरा विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में, और कुछ बातें जो रह जाएगी वो अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। अमूमन जब सामान्य तौर पर हम लोग बात करते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो आंकड़ा आप और हम सब जानते हैं 44 है, यानी 44 है। वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 44 है। लेकिन 44 नहीं है, इस आंकड़े को हम लोग आगे बढ़ाते बढ़ाते 60 तक भी पहुंच जाएंगे, देख लेना। तो फाइनल आंकड़ा क्या है उसका पूरा विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे। एक बार ये मान के चलें कि सामान्य पुस्तकों में और सामान्य रूप में 44 वर्ण है वो स्वीकार किए गए हैं। वो इस दृष्टिकोण से स्वीकार किए गए कि वर्ण को उन्होंने दो हिस्सों में विभक्त किया, स्वर और व्यंजन। लेकिन स्वर और व्यंजन के अलावा भी हिंदी भाषा के अंदर और वर्णमाला के अंदर बहुत सारे अक्षरों का, बहुत सारे वर्णों का प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसका विभाजन की जब हम लोग बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि इसको हमें 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए, स्वर, व्यंजन और तीसरा जो नाम है
वो अयोगवाह। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारी बातें हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग जब हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हम लोग आंकड़ों की बात नहीं करते। आंकड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने तथ्य महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग तथ्यों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात नहीं कर रहे। फिर भी कई बार आंकड़ों से संबंधित प्रश्न आता है। मैंने 44 का आंकड़ा लिखा है, लेकिन 44 का आंकड़ा फाइनल नहीं है दोस्तों। यह आंकड़ा बदलेगा, कैसे बदलेगा हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि वर्णों का विभाजन करें तो उसको मोटे तौर पर कई किताबों में तो 2 भागों में ही होता है, स्वर और व्यंजन। लेकिन दिक्कत ये आती है कि 2 भागों में ही अगर बांट दें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो न तो स्वर में आती है और न किस में आती है, व्यंजन में आती है, लेकिन भाषा में उनका भी प्रयोग होता है, इसलिए उनके संबंध में भी चर्चा करना अति आवश्यक है। तो इस लिहाज से मैं वर्णों को 3 भागों में विभक्त कर रहा हूं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हम जानते हैं, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो जनरली उसमें 11 का आंकड़ा लिखा होता है, 11। और जब व्यंजन की बात करते हैं तो 33 का आंकड़ा लिखा होता है। आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब स्वर 11 है और व्यंजन 33 है, 11 और 33 44 हो चुके हैं, तो फिर अयोगवाह में कौन बच गया? बस यही सवाल हमें समझना है। तो 11 व्यंजन स्वर और 33 व्यंजन, ये 44 हो गए। ये मूल वर्ण है, बता रहा हूं आपको, हालांकि मूल में वो भी शामिल है। अयोगवाह क्या है? इस शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे वर्ण जो न तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और न ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। वर्णमाला में और हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे वर्णों का प्रयोग होता है जो स्वर की श्रेणी में भी नहीं आते और व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आते। उनको हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और मैं पहले ही बता देता हूं, अयोगवाह की संख्या जो है वो कितनी है? 2 है दोस्तों। हम लोग जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वर्णमाला कैसे पढ़ रहे थे दोस्तों? बात को सुनना। जब स्वर की बात कर रहे थे हम लोग पहले स्वर लिखते हैं, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ। यही लिख देता हूं, कोई बात नहीं, चलो। री। और दूसरी लाइन में हम लोग लिखते थे ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इनको आप लोग गिनोगे तो कितने वर्ण हो जाते हैं दोस्तों? ये ऊपर वाली लाइन में जो है वो 7 है, और यहां कितने हैं? 7 और 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने हो गए? 13। हम लोग तो इन 13 को स्वर ही मानते आए। जब 12 कड़ी लिखते थे क से लेकर, तो समाप्त कहाँ करते थे? कह पे करते थे। क, का, की, कु, कू, के, कई, को, कऊ, कंक, कह। हालांकि इसके बीच में क्री भी आना चाहिए। उसको हम लोग वर्णमाला में तो चलो नहीं लिखते थे, कोई बात नहीं, लेकिन जब स्वर की संख्या में है तो इसको लिखना चाहिए। तो इस लिहाज से ये कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो 13 कहां से हो गए? तो ये 2 जो वर्ण हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? इनको हम लोग कहते हैं, जो पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। ये जो अंग लिखा है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अंग पढ़ते हैं। अंग, अंग, अंग। और दूसरा क्या है? विसर्ग। एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अह। अर्थात इनके अगर चिन्ह की बात करेंगे तो यहां स्वर से कोई मतलब नहीं है, बिंदु लगता है। और विसर्ग की बात करते हैं तो किसी भी वर्ण के पीछे ये 2 बिंदु लगते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग, इनको स्वरों की श्रेणी में नहीं माना जाता। तो इनको किस में मानेंगे दोस्तों? इनको हम लोग व्यंजन में भी नहीं मानेंगे। ये ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन हैं, ये अलग से स्वतंत्र वर्ण हैं, इसलिए इनको हम लोग अयोगवाह की संख्या के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, चलो, ये तो हो गई 11 की बात। अब समस्या ये है कि कई किताबों में, कुछ पुस्तकों में या कुछ लोग हैं आपको स्वरों की संख्या 10 भी बता सकते हैं। ऐसा कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो 10 क्यों मिलता है, इस कारण को हमें जानना है। तो उसका कारण है, वो कौन है? री है। ये री नाम का जो स्वर है इसको हटा देते हैं लोग। हाँ, जब हम लोग अ से लेकर औ तक की बात करते हैं, स्वर 11 होते हैं, लेकिन कुछ लोग 10 क्यों बताते हैं? क्योंकि वो री को अब शुद्ध स्वर की श्रेणी में नहीं मानते। क्या नहीं मानते दोस्तों? उनको शुद्ध स्वर नहीं मानते। इसका कारण क्या है? कारण भी समझना है। कारण दरअसल ये है इसका कि इसका जो उच्चारण है ना, आजकल हम लोग पढ़ते हैं जब, तो इसका उच्चारण इस तरह होने लगा है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? री। क्या पढ़ते हैं? री। और इसको भी क्या पढ़ते हैं हम लोग? री। लेखन में जरूर अंतर है, लेकिन उच्चारण में अब कोई खास अंतर नहीं रह गया। मान लीजिए कुछ शब्द हैं, लिखते हैं हम लोग, जैसे गिने चुने शब्द हैं
हम लिखते हैं ऋषि, हम लिखते हैं ऋतु, ऋषि, ऋतु। इसके उच्चारण पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसका उच्चारण लगभग इससे मिलता जुलता ही हो रहा है। और कुछ लोगों ने विचार किया जब उच्चारण में कोई अंतर नहीं रहा तो फिर इसको अलग स्वर क्यों माना जाए। लेकिन इसके विरुद्ध एक तथ्य यह भी है कि क्या हम लोग ऋषि को इस प्रकार से लिख सकते हैं? यह वर्तनी गलत मानी जाती है। हम लोग ऋतु को लिखें, क्या इस प्रकार लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हालांकि किसी का नाम हो तो वो अलग बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, नाम जो किसी के होते हैं वो कोई शब्द को उसके शब्द होना जरूरी नहीं है। गांवों के नाम, किसी आदमी का नाम, कुछ भी रख दो, उसका कोई अर्थ हो या नहीं हो वो कोई महत्व मायने नहीं रखता। मैं डिक्शनरी के वर्ड की जब बात करता हूं तो ऋतु और ऋषि को इसी रूप में लिखा जाएगा, इस रूप में लिखना गलत होगा। तो विवाद का विषय यह है कि बोलने में, उच्चारण करने में तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, लेकिन लेखन में आज भी उस मूल री का ही प्रयोग हो रहा है। इसलिए इसको कुछ लोगों के अनुसार इसको स्वरों की सूची से बाहर करना भी न्याय संगत नहीं होगा। और बाहर कर भी दें अगर, तो बाहर कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे हम लोग लिखते हैं कृपा, हम लोग लिखते हैं कृषि, एक तो इनका उच्चारण ठीक से कर लेना, कृपा, कृषि, कृपया, कृपया करके। कई लोग बोलते हैं कृपया, कृपया नहीं है कृपया, कृपा, कृषि, ऋषि, ऋतु, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो लिखित रूप में आज भी री का इस्तेमाल हो रहा है। जब आप संधि की बात करेंगे, हम लोग किसी भी व्याकरण के टॉपिक में जाएंगे तो री हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जब पीछा छोड़ने वाला नहीं है तो यहाँ पर उसको हटाने का कोई औचित्य मेरे हिसाब से नहीं रह जाता। खैर, मैं आंकड़ों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग स्वर को 10 मानते हैं उसका कारण ये री है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है। वो बात महत्वपूर्ण ये है कि एक नया स्वर आ गया, जिस स्वर को हम लोग आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आगत। या इसके लिए एक शब्द और है, उसको हम लोग कहते हैं गृहीत। आगत का मतलब होता है आया हुआ, मेहमान के रूप में आया हुआ। कोई आदमी बाहर से आ जाए हमारे घर, उसको हम लोग आगत कहते हैं। और जो आने वाले का हम लोग स्वागत करते हैं तो आगत यानी आया हुआ। और गृहीत का मतलब होता है ग्रहण किया हुआ। ग्रहण कहाँ से किया? हम लोगों ने इसको कहीं और से ग्रहण किया, हिंदी में था नहीं, हिंदी में ना ही नहीं था, ये अन्य किसी जगह से आकर के हिंदी में सम्मिलित हो गया। दोस्तों, मैं बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ आपको। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत समावेशी भाषा है, बहुत सहज भाषा है। इसके साथ जो आता है ना वो शामिल हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति जिस प्रकार की है ना, वो स्थिति कुछ भाषा की है। हमारी भाषा ने किसी शब्द को मना नहीं किया कि तू क्यों आ रहा है। अंग्रेजी के, अरबी के, फारसी के, दुनिया की तमाम भाषाएं जो है ना, उनके जितने भी शब्द यहाँ आए उन सारे शब्दों को हिंदी ने स्वीकार किया और अब तो वो अपना स्थायी स्थान बना चुके हैं। और मजे की बात यहाँ है कि हम लोग हिंदी का सेंटेंस जब बोलते हैं उसके बीच हम लोग कई अन्य भाषाओं के शब्दों को बोलते हैं, लेकिन हमें जरा भी एहसास नहीं होता कि हम लोग बीच में कोई और शब्द घुसेड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं। दोस्तों, मैं स्कूल जा रहा हूं, दरअसल स्कूल जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल किसका वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन अनपढ़ आदमी से लेकर हाई एजुकेटेड व्यक्ति तक स्कूल ही बोलता है। विद्यालय या पाठशाला शब्द का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। और हम लोग बोलते हैं मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें मैं जा रहा हूं सारे हिंदी के वर्ड हैं, लेकिन उसके बीच में अंग्रेजी का एक शब्द आ गया स्कूल। लेकिन हमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं लगती, कोई अटपटापन नहीं लगता, बिल्कुल सहज लगता है। सहज इसलिए लगता है कि शब्द का इतना प्रयोग हुआ कि हमें लगता है कि हिंदी का ही शब्द है, लेकिन है तो नहीं ना। अब इसके विपरीत हम लोग अंग्रेजी का सेंटेंस बोलें कि आई एम गोइंग टू विद्यालय, हम लोग ऐसा बोल दे, मान लीजिए पूरा सेंटेंस अंग्रेजी का है और उसके बीच में एक शब्द को अगर हम लोग हिंदी का प्रयोग कर दें तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग कोई दाल खा रहे थे और दाल में क्या आ गया हो? कंकड़ आ गया हो। दाल खाते समय जब कंकड़ दांतों के बीच आ जाए उस समय जो अनुभूति होती है आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ वैसा ही एहसास अंग्रेजी बोलते समय बीच में हिंदी का शब्द आ जाए। मैं अब हिंदी में जो बात कर रहा हूं आपसे उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द मैं यूज कर रहा हूं। दरअसल हम शुद्ध हिंदी तो बोलते ही नहीं हैं, दुनिया की सारी भाषाओं को, शब्दों को मिला करके हमने खिचड़ी बना दी। खैर, जो बना वो बना, कोई बात नहीं। हम लोगों ने अपने शब्दकोश के भंडार में बेतहाशा वृद्धि की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हिंदी भाषा की खासियत है, जब शब्दों को शामिल कर लिया तो वर्ण तो आने ही है, क्योंकि शब्द वर्णों से बने।
तो हमारे वर्णमाला के अंदर स्वरों को चाहे 11 मान लो चाहे 10 मान लो, वो आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं, लेकिन जब कुल बात करेंगे तो संख्या 12 भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि 11 तो मूल स्वर हैं, उसमें से री को अगर नहीं माने तो 10 बचते हैं, लेकिन एक स्वर और आ गया गृहीत स्वर, और वो कौन सा स्वर है दोस्तों? वो स्वर है अ। इसका उच्चारण भी आपको ठीक से समझना है, इसका उच्चारण है अ। क्या है दोस्तों? अ। एक होता है ओ। मैं 3 चीजें बता रहा हूं, देखिए, एक तो है आ, इसको तो हम पढ़ते हैं आ, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको पढ़ते हैं ओ, और इन दोनों के से पृथक ध्वनि है जिसको हम लोग कहते हैं अ। ये कहां से आया दोस्तों? ये अंग्रेजी से आया। अंग्रेजी भाषा से हम लोगों ने शब्द तो बहुत सारे ग्रहण किए हैं, लेकिन हमने अंग्रेजी का एक स्वर भी ग्रहण किया है। और दोस्तों याद रखना, एकमात्र गृहीत स्वर अगर पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन सा स्वर गृहीत है, कौन सा स्वर आगत है, तो वो एकमात्र है, वो कौन सा है? अ। इसके उच्चारण का अभ्यास कर लेना, हमारा उच्चारण ठीक रहे, यही हिंदी का सम्मान है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो हिंदी है। हिंदी शब्द का एक अपमान करना भी होता है किसी का। दोस्तों हम हिंदी की हिंदी नहीं करेंगे, ये कोशिश मैं भी करूंगा, ये कोशिश आप भी करें। इसका उच्चारण होगा अ। क्या होगा? अ। मैं जैसे 2 शब्द लिख के बताता हूं आपको, जो दरअसल है तो इंग्लिश के ही। डॉक्टर हम लोग लिखते हैं कॉलेज। ध्यान देना, कई लोग जो ठीक से उच्चारण नहीं करते वो इसको डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर। इसको कॉलेज नहीं है, कॉलेज, डॉक्टर, कॉलेज। तो ये इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जिनके अंदर अ स्वर का प्रयोग होता है। तो अ एकमात्र अंग्रेजी से लिया गया आगत या गृहीत स्वर है। इस प्रकार स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? इन 11 को पूरों को मान लें, री को भी मान लें, अ को भी मान लें, और नहीं मानेंगे तो कहां जाएंगे भाई? जाएंगे कहाँ? हम लोग अगर बात करेंगे जिन स्वरों का प्रयोग हो रहा है अगर, तो उनके प्रयोग को हम लोग खत्म भी नहीं कर सकते। तो मैं आज स्वरों की बात कर रहा था दोस्तों। अयोग व मैंने बता दिए 2 होते हैं, हालांकि इनके बारे में बहुत लंबी चौड़ी वार्ता है, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल स्वरों की अगर बात करें तो स्वरों में कौन से मूल स्वर हैं, री के बारे में हमारी क्या क्या विभिन्न धारणाएं हैं, और अ जो है वो गृहीत स्वर के रूप में है। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि हिंदी में अंग्रेजी के, अरबी के, फारसी के इतने शब्दों का प्रयोग होता है कि कई शब्दों के लिए तो हमारे पास उनका शायद पर्यायवाची भी नहीं मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी जगह हमने कभी उनके पर्यायवाची का प्रयोग किया ही नहीं। हॉस्पिटल, कॉलेज को बहुत कम लोग महाविद्यालय कहते हैं। हम लोग बोलचाल में कह सकते हैं, हम लोग हॉस्पिटल को कभी किसी ने अस्पताल नहीं कहा दोस्तों, किसी ने उसको चिकित्सालय नहीं कहा। हम लोग बोलते हैं कोर्ट, पुलिस। ये तमाम शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी के नहीं हैं, मगर हिंदी भाषा सहजता से इन सब को अपने अंदर एक्सेप्ट करने का काम करती है। तो हिंदी की जब पूरी जानकारी को हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं फिलहाल स्वरों की बात कर रहा था, स्वरों की संख्या का आंकड़ा। मैं फिर कह रहा हूं, आंकड़ों को अच्छी तरह ध्यान में रखना। मैंने यहाँ 44 लिख दिया, लेकिन 44 फाइनल नहीं है। व्यंजन मैंने 33 कह दिया, 33 फाइनल नहीं है। स्वरों की संख्या 11 लिख दी, इसको आप फाइनल मान सकते हैं हालांकि, लेकिन कई जगह 10 और सभी को मान लें अगर, तो आंकड़ा 12 भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 का आंकड़ा फाइनल है। अयोग वाह की जो हम लोग बात करते हैं, अयोग वाह का आंकड़ा 2 ही है। एक अनुस्वार जिसको हम लोग अंक कहते हैं, और जिसके चिन्ह के रूप में हम लोग बिंदु का प्रयोग करते हैं। बिंदु के बारे में बहुत गहरी बात है, मैं अगले किसी वीडियो में करूंगा बात। और एक है विसर्ग, और विसर्ग का प्रयोग, इस अंक का प्रयोग कहां होता है दोस्तों? इस अंक का प्रयोग ऐसे होता है जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए जैसे लिखा हमने संयोग, हमने लिखा संयोग, ये जो है ना, ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। हम लोग लिखते हैं दुख, ये विसर्ग का प्रयोग हुआ, ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग इतनी बात समझना कि वर्ण क्या है। मैं स्वर व्यंजन के अंतर की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं, हालांकि वो पूरी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल स्वर की स्थिति एक ये है कि स्वर का जो उच्चारण होता है ना, वो स्वतः हो जाता है। स्वर का उच्चारण जो होता है वो क्या हो जाता है? स्वतः। स्वतः का मतलब होता है इसके उच्चारण के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जैसे आप लोगों को बोलना है आ, क्या करना है बताओ? मुंह खुला छोड़ दो, पीछे से ताकत लगा दो, फेफड़ों से निकलने वाली हवा सीधे बाहर आ जाती है। और 2 चीजें हैं, एक तो बात करते हैं हम लोग अवरोध की। जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो बीच में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आता दोस्तों। मैं बोलता हूं आ, ई,
ऊ, बताओ बीच में हवा कहीं रुकी नहीं, जैसे फेफड़ों से निकली उसी गति से वो मुंह और नासिका से या जहां से भी बाहर निकलने के, कभी मुंह से भी निकलती है। हालांकि स्वरों का उच्चारण दो प्रकार से होता है, वो बाद में बात करेंगे कि अनुनासिक और अननुनासिक दो प्रकार हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग आ निकाल दिया तो हवा सीधी बाहर निकल गई, कहीं कोई अवरोध या रुकावट नहीं है। लेकिन व्यंजनों की जब बात करेंगे मैं बोलूंगा च च, ऐसा बात करूंगा तो क्या होगा, वहां पर जीभ आपकी कहीं ना कहीं चिपकेगी, और जब जीभ चिपकेगी तो हवा कहीं ना कहीं रुकेगी, अवरोध पैदा होगा, बाधा पैदा होगी, रुकावट पैदा होगी, और जब जीभ वहां से हटेगी हवा निकलेगी और ध्वनि का उच्चारण होगा। लेकिन तो दो बातें अच्छी तरह से याद रखनी है कि स्वरों के उच्चारण में हवा कहीं रुकती नहीं, कोई अवरोध या कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, और दूसरी बात उसके उच्चारण के लिए कोई किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता दोस्तों नहीं है। स्वर का उच्चारण अपने स्तर पर हो सकता है, वो स्वतंत्र वर्ण है दोस्तों। इस मामले में कह सकते हैं कि स्वतंत्र वर्ण है। स्वतंत्र इस अर्थ में कि इनके उच्चारण के लिए अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजनों की जब हम लोग बात करते हैं, मैं बोल रहा हूं क, मैं बोल रहा हूं प, क, प, म, च, कोई बोलो, उनके पीछे किसकी ध्वनि आ रही है दोस्तों? उनके पीछे ध्वनि किसकी आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। चाहे अ की ध्वनि आए चाहे आ की आए, बिना स्वर की ध्वनि के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता दोस्तों, इस बात को याद रखना। तो स्वर और व्यंजन में मोटा मोटी जो अंतर है वो एक तो अवरोध को लेकर है और एक सहायता की बात है। स्वर बिना किसी सहायता से हो जाते हैं, जबकि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। इस अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि व्यंजन जो है वो परतंत्र हैं, क्योंकि उनका उच्चारण अपने स्तर पर नहीं हो सकता, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वर है वो स्वतंत्र वर्ण है। तो स्वर और व्यंजन का क्या अंतर है और स्वर में कौन सी बातें हो सकती हैं, कौन कौन से स्वर हैं, किसको शुद्ध स्वर नहीं माना गया, कौन सा आगत है, कौन सा गृहीत है, कहाँ किसका कब प्रयोग होता है, इतनी सी बात को मैं आज करना चाहूंगा। कल हम लोग अयोग वाक्य की दो बातें हो गई, अयोग वाक्य की बात हो गई, स्वर की बात हो गई। व्यंजन के संदर्भ में बड़ी गंभीर विडंबनाएं हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत त्रुटियां करते हैं, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं दो उदाहरण देकर के आज की कक्षा को समाप्त करूंगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात आज शुरुआत में नहीं करेंगे, हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो हम लोग कई बार लाइव कक्षा भी चलाएंगे, हम लोग और लंबे वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन आज शुरुआत है, चूँकि इसी लंबी बात नहीं करूँगा। फ़र्क कहाँ पड़ता है देखना दोस्तों, हम लोग कई बार छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, देखना इसको, हाँ, एक मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा, मैंने दो लिख दिए दोस्तों। क्या फ़र्क है? एक में तो त के नीचे हलंत लगा हुआ है और एक के नीचे नहीं लगा हुआ है। हम लोग जब इन शब्दों को लिखते हैं, हम कभी कभी हलंत का ध्यान नहीं रखते। हमारी इच्छा हो तो लगा देते हैं, इच्छा नहीं हो तो कई बार नहीं भी लगाते। लेकिन हलंत लगने से और नहीं लगने से कितना फ़र्क पड़ता है वो उदाहरण से समझना। ये हलंत वाला जो त है, इसका अर्थ होता है वो संसार होता है। ये जगत तो है वो संसार का या विश्व का पर्यायवाची है, जिसको हम लोग कहते हैं ये जगत, जगत धन ईश हम लोग बनाते हैं जगदीश। तो वो जगत जो होता है इसमें हलंत होता है, संसार है। जबकि ये जो जगत है ना, वो कुआं जो होता है, कुआं, उस कुएं का चबूतरा, कुएं के ऊपर हम लोग जो पानी खींचते थे, जो चबूतरा बना होता था, उसको हम लोग, या उसके ऊपर सिस्टम जो बना होता है पूरा, उसको हम लोग जगत कहते हैं। देख लो दोस्तों कितना फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ गया। मैं दो उदाहरण और दे दूं। मान लीजिए एक शब्द है, सुनना बात को, ये लिखा हमने मान लीजिए, और एक उदाहरण मैं ये लिख दूं कि क्या फ़र्क पड़ता है बिंदु लगाने से। बहुत फ़र्क पड़ता है बिंदु लगाने से। इसका उच्चारण हम लोग करेंगे हंस, इसका हम लोग करेंगे हंस। हालांकि हम जब अनुस्वार की, अनुनासिक की बात करेंगे, एक दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा पूरा, और आपको ध्यान में आएगा कितनी समस्याएं हैं देखना। लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि इसका उच्चारण हंस होता है, और ये एक पक्षी है जो जल में रहता है, जल के अंदर डूब के नहीं रहता लेकिन पानी पर तैरता है, जिसको हम लोग हंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हंस। जबकि दूसरा जो शब्द है ये हंस एक क्रिया है। मैं ये कहूं कि मैं हंस रहा हूं या तू क्यों हंस रहा है, यदि ऐसे वाक्य में अगर वहां आप लोग देखिए, ये तो है अनुस्वार और ये क्या है? अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक दो अलग बातें हैं। अनुस्वार लिख दिया तो हंस हो गया, और हंस एक पक्षी होता है। अनुनासिक लगा दिया अगर मान लीजिए तो हंस, हंस एक क्रिया है। मैं तू क्यों हंस रहा है, ऐसा वाक्य लिखोगे तो आप लोग चंद्र बिंदु लगाना है। वहां अगर आपने अगर लिख दिया कि तू क्यों हंस रहा है, तो वाक्य गलत हो गया। हम लोग कहते हैं तालाब में हंस तैर रहे हैं, लेकिन वहां अगर आप लोगों ने चंद्र बिंदु लगा दिया कि
तालाब में हाथ तैर रहे हैं तो गलत। मैं इन उदाहरणों के माध्यम से सिर्फ इतनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि चाहे वो हलंत की बात हो, चाहे अनुस्वार की बात हो, या छोटी छोटी ऐसी कितनी बातें हैं पता नहीं जिनका हम लोग कभी ध्यान नहीं रखते दोस्तों। तो आज की कक्षा के अंदर आप स्वर की बात करिए, कल हम लोग व्यंजनों की बात करेंगे। और आंकड़ा अभी तक कहां तक पहुंचा दोस्तों? ये 11 तो स्वर हो गए, चलो ये ओ को मान लो और कहीं री को हटा देते हैं, कोई हो, आंकड़ा तो 11 ही मानना है, लेकिन कुल आंकड़े बताएंगे तो 12 भी होंगे। तो 11 और 33 ये तो 44 हो गए, और 2 कितने हो गए? 46। तो दो का आंकड़ा तो बढ़ ही गया, लेकिन आंकड़ा इससे भी आगे बढ़ेगा दोस्तों। आज के वीडियो में मैं इतनी ही बात करना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो बहुत सामान्य है और आप में से सारे लोग इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी कुछ विद्यार्थी जुड़े हो सकते हैं जिनके लिए कोई बात नहीं लगे। ऐसी ही नई जानकारी के साथ हम लोग क्रमशः चलेंगे। वर्णमाला से बात शुरू की है तो हम लोग इस बात को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। और आगे की कक्षा में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप तक हम सबका बहुत शुक्रिया। एक निवेदन और कर रहा हूं, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जो है उसका बटन भी प्रेस करें। आप सबके सहयोग और सानिध्य और आप सबके आशीर्वाद की कामना के साथ बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।